बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आस्क ऑस्पी सीरीज में आज हम ब्लॉक 2 की ऑस्पी डिस्कस करेंगे। इसमें हम फिजियो एनाटमी और बायोकेम के आपके जितने भी स्टेशंस आ सकते हैं वो तमाम कंप्लीटली कवर करेंगे सिंगल वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फिजियो है उसके दो स्टेशंस होंगे, बायोकेम के भी दो स्टेशंस होंगे और इनके प्रैक्टिकल्स बहुत ही इजी और बहुत ही कम है। तो ये चार स्टेशन में तो आपके पूरे मार्क्स कंफर्म होने चाहिए। अब आए देखते हैं हमने इनमें कौन कौन से प्रैक्टिकल्स देखने हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजी का आपका एक ही वाहिद प्रैक्टिकल है जो कि है कॉन्ट्रैक्शंस की टाइप से रिलेटेड। अब कॉन्ट्रैक्शंस की कौन सी दो टाइप्स होती है, एक होती है आइसोटोनिक और एक होती है आइसोमेट्रिक। इस आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का डिफरेंस आपको लाजमी आना चाहिए। ये आपने थ्योरी में भी किया होगा, नहीं याद तो यहां से रिवाइज कर लेना। डेफिनेशन इसकी क्या है? आइसोटोनिक में मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और लेंथ में चेंज आता है, जबकि आइसोमेट्रिक में मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है लेकिन लेंथ में चेंज नहीं आता। तो आइसोटोनिक में क्या है, लेंथ चेंज होगी, जबकि आइसोमेट्रिक में कांस्टेंट रहेगी। और टेंशन, जो टेंशन का एस्पेक्ट है वो क्या होगा, वो आइसोटोनिक में कांस्टेंट रहेगा जबकि आइसोमेट्रिक में चेंज होगा। मतलब अगर मैं इसको समराइज करूं तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में लेंथ चेंज होती है, टेंशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, जबकि आइसोमेट्रिक में लेंथ चेंज नहीं होती जबकि टेंशन चेंज होती है। ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, हमारे पास इसकी टाइप्स पूछी जाती हैं। एक पास्ट ऑस्पी में क्वेश्चन भी आ चुका है कि आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन की दो टाइप्स बताओ, तो कंसेंट्रिक और इंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक में शॉर्टनिंग होती है मसल की, जबकि इंसेंट्रिक में लेंथनिंग होती है। उसके अलावा इसके फंक्शंस क्या क्या है, तो आइसोटोनिक का फंक्शन है मूवमेंट प्रोड्यूस करना, देखो लेंथ में चेंज हो रहा है, जबकि आइसोमेट्रिक का फंक्शन ये है कि वो जॉइंट्स को स्टेबलाइज करना या पोस्चर मेंटेन करना, ये चीजें। ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको, ये तो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ये अमूमन हम जो है ना वो आगे पीछे कर जाते हैं कि आइसोटोनिक कौन सी आइसोमेट्रिक कौन सी है, तो सिंपली याद रखना टी है ना आइसोटोनिक में। ठीक है, ये देखो आइसो, उसके बाद टी आ रहा है, तो टी से मुराद ये है कि टेंशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी, और यहाँ एम है, आइसो के बाद के एम, तो एम का मतलब है कि जो मसल है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब उसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इस ट्रिक से याद करने की कोशिश कर लो। डन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो आ जाते हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं कि अच्छा परफॉर्म करके दिखाओ। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन तीन जो है ना वो परफॉर्म करके दिखाओ। ठीक है, दो भी आ सकती है, तीन भी आ सकती है, एक आइसोमेट्रिक एक आइसोटोनिक भी आ सकती है, दो तरीके से आ सकती है। एक तो कहेंगे अपने पे करके दिखाओ, या एग्जामिनर कहेगा अच्छा मैं हूं आपका सब्जेक्ट, मुझ पे करके दिखाओ, या सब्जेक्ट बैठा होगा। आपने क्या करना है, एक तो ये सिनेरियो है ना कि आप खुद कर रहे हो, तो भी आपने उसे बताना है कि मैं सबसे पहले कॉन्सेंट लूंगा। कॉन्सेंट का तरीका अब आपको आता है, ब्लॉक 1 की पे आप दे चुके हो, तो आपने सबसे पहले कॉन्सेंट लेना है कि जी मेरा नाम डॉक्टर ये है और मैं आपका अब मुआयने के लिए आपको कुछ बातें कहूंगा। ठीक है, आपने उनको फॉलो करना है, इस दौरान आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, अगर हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, आप रुक जाइएगा। ठीक है, और क्या आप इजाजत देते हैं? तो ये आपने कॉन्सेंट राइट साइड से अप्रोच करके लाजमी ले लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप कौन कौन सी तीन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करवा सकते हो। नंबर वन इज स्टैंडिंग ऑन टोज। ठीक है, आप उसको बोलोगे आप अपने टोज पे खड़े हो जाओ, ठीक है, सब्जेक्ट को, तो इस तरह की मूवमेंट। दूसरी योगा चेयर पोज, मतलब ये देखें जिस तरह ये इस पिक्चर में पोज है ना, ये पोज आप उसको करके दिखा दोगे और आपने बोलना होगा कि आपने इस तरह का पोज करना है। ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास आ जाता है पुशिंग अगेंस्ट द वॉल। तो ये तीन जो है आपने अपने सब्जेक्ट से करवाने हैं। अच्छा, अगर आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन आ जाते हैं वो तो बहुत इजी है, आपने उसको कहना है वॉक करके दिखाओ। ठीक है, वॉक करें आप। दूसरा रनिंग। तीसरा एक चेयर, जाहिर है वो चेयर पे बैठा होगा सब्जेक्ट आपके सामने, तो आपने उसको कहना है कि आप चेयर से खड़े हो जाए। तो ये तीन सिंपल आपने आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में करवा लेनी है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक और इस किस्म की ना, ये भी आपको आ सकती है कि इस किस्म का वहां पे पिक होगी और वो बता पूछेंगे कि अच्छा ये बताओ ये आइसोटोनिक है या आइसोमेट्रिक है। तो अब बताओ क्या है ये, देखो इसके अंदर की लेंथ चेंज हो रही है ना मसल की, तो जब लेंथ चेंज हो तो मतलब टेंशन कांस्टेंट है, और जब टेंशन कांस्टेंट हो तो टी फॉर टेंशन एंड टी फॉर टॉनिक, मतलब आइसोटोनिक है। ठीक है, तो ये आइसो
टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन हो गई। फिजियो का यही प्रैक्टिकल है, इसी में से आने है। देखिए कितनी बेसिक चीज है, तो इसको करके 16 नंबर कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट बायोकेम में। बायोकेम में पहला प्रैक्टिकल है हमारे पास टोटल प्रोटीन से रिलेटेड। इस टोटल प्रोटीन्स वाले प्रैक्टिकल को अच्छी तरह कर लेना, अगले जो है वो खुद ही हो जाएंगे। क्या क्या है, सबसे पहले तो इसमें मेथड कौन सा यूज करना है, ब्यूरेट मेथड। क्या है इसका प्रिंसिपल, अल्कलीन मीडियम के अंदर, अल्कलाइन मीडियम के अंदर प्रोटीन्स जो है वो कॉपर आयंस के साथ रिएक्ट करती हैं। प्रोटीन्स का करना है ना, तो सबसे पहले तो मीडियम कौन सा होना चाहिए, अल्कलाइन। उसमें प्रोटीन्स किससे रिएक्ट करेंगी, कॉपर आयन से, और क्या बनाएंगी, वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब आपने फर्स्ट ब्लॉक में भी प्रैक्टिकल देखे थे बायोकेम के, और उसमें वो ALT AST वाले प्रैक्टिकल में हमने देखा था कि हमने कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाना होता है। उसके बाद हम उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू हम उसमें मेजर कर लेते हैं कि इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, कलर की। और जितनी कलर की इंटेंसिटी होगी इट मीन्स उतनी प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन है। देखो अगर प्रोटीन ज्यादा है तो वो ज्यादा कॉपर आयन से रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बनाएगी ना, और अगर कम है तो वो कम करेगी। मतलब कलर्ड कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेगा, प्रोटीन ज्यादा होगी तो कम बनेगा, प्रोटीन कम होगी तो उसको हम मेजर कर लेते हैं कितने नैनोमीटर पे, 546। अलग भी क्वेश्चन आ जाता है वेवलेंथ क्या होगी, तो 546 नैनोमीटर। अब इसका ना मेथड क्या है, देखो इसको देख लो। सबसे पहले हमने 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ब्लैंक, स्टैंडर्ड, टेस्ट। ओके हो गया। तीनों में जो ब्यूरेट मेथड है, मतलब उसी से नाम से ब्यूरेट रिएजेंट है, उसका 1 1 मिलीलीटर डाल देना है। हो गया। उसके बाद क्या करना है, ब्लैंक में 20 माइक्रोलीटर डिस्टिल्ड वाटर डालना है, स्टैंडर्ड में 20 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड डालना है, और टेस्ट में 20 माइक्रोलीटर सैंपल डाल देना है। तो ये हमारे पास हमने सिंपल चीजें करनी है, और हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब तैयार हो जाएंगी। अब इससे रिलेटेड ना आपको वो पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये पड़ा है, ये वाटर पड़ा है और ये रिएजेंट पड़ा है, अच्छा करके दिखाओ, एक टेस्ट ट्यूब प्रिपेयर करके दिखाओ। तो अब प्रिपेयर कैसे करनी है ये आपको आना चाहिए। ये मैंने आपको सिखाया था लास्ट ब्लॉक 1 की ऑस्पी में भी, कि आपने माइक्रोपिपेट को कैसे यूज करना है। कैसे यूज करना है मैं समरी आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इस तरह से आपके पास माइक्रोपिपेट होगा, उस पर वैल्यूज लिखी होंगी, जैसे लिखा है 1 मिलीलीटर किसके इक्वल होता है, 1000 माइक्रोलीटर के इक्वल, ठीक है। अब आपने अगर 1 मिलीलीटर डालना है मतलब 1000 पे सेट करोगे, 500 मिलीलीटर डालना है 500 पे सेट करोगे, आपने इसको सेट कर लेना है, ठीक है। पीछे नॉब होती है उसको रोटेट करके, ठीक है, ये देखो ये नॉब होती है, इसको रोटेट करके आपने सेट कर ली वैल्यू। अब सेट करने के बाद आपने वैल्यू क्या करना है, आपने इस बटन को बाहर ही प्रेस करना है, अंदर जाके प्रेस करोगे तो नहीं सही होगा। आपने क्या करना है, इस बटन को ये देखो, अगर ये मैं पहले डाल दी ना, ठीक है, ये बहुत कॉमन गलती है। क्या करते हैं हम, इसको होल्ड करते हैं। होल्ड करना अब आपको आना चाहिए, होल्ड, ये देखो ये जो फिंगर्स हैं वो आपने आगे की तरफ कर लेनी है। ये यहाँ पे एक स्टैंड टाइप होता है, उसमें रख के आगे डिस्प्ले की तरफ, और आपका थंब होना चाहिए ऊपर, ठीक है, जो जो नॉब है उसकी। अब आपने क्या करना है, आपने ये ट्यूब है, इसके जैसे अब इसमें पहले क्या हुआ कि ट्यूब के अंदर डाला, अंदर डालने के बाद पीछे से प्रेस किया, ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना। यहीं पे एग्जामिनर को आ जाता है कि इसको कुछ नहीं आता। ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने हमेशा 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 नॉब को पहले प्रेस करना है, जेंटली उसको प्रेस करना है, उसके बाद अंदर डालना है पूरी तरह से। उसको आपने ये ध्यान में रखना है कि जो पूरी तरह है वो आपका जो उसकी टिप है वो अंदर डिस्पर्स हो जाए, ठीक है। देखो अंदर पूरी तरह डिस्पर्स हो गई। अब आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता से छोड़ना है, एकदम भी नहीं छोड़ देना, आहिस्ता आहिस्ता से छोड़ना है। और जब आप उसको छोड़ोगे तो आपका उसके अंदर जो आपका लिक्विड होगा वो आ जाएगा, जो अभी आपने सैंपल लेना होगा जो भी अमाउंट की। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उसको वो जो टेस्ट ट्यूब होगी उसके अंदर उसको डालकर और ऊपर से आपने उसको प्रेस कर देना है। दैट इज ऑल, ठीक है। और एक और काम करना है, जब आप फॉर एग्जांपल ये आपने रिएजेंट डाल दिया, अब आपने वाटर डालना है, तो ऐसे ही नहीं डाल देना। ये जो साइड पे आपको ये ऊपर कैप नजर आ रही है, इसको प्रेस करके आपने इस कैप को गिरा देना है और न्यू कैप लगानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आपको पिपेट यूज करना लाजमी आना चाहिए। ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अब आपने इस तरह से 3 टेस्ट ट्यूब्स बना ली, उनको मिक्स करना है। उनको 10 मिनट के लिए आप उमूमन उनको बता देते हो कि जी ये यहाँ तक ही वो करवाते हैं। एक स्टेप ये हो सकता है कि वो आपसे टेस्ट ट्यूब प्रिपेयर करवाएं, एक आगे का स्टेप है अब उसको देख लेते हैं। तो आप उनको बता दोगे जी कि हम इसको मिक्स करेंगे 10 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करेंगे और फिर मेजर कर लेंगे एब्जॉर्बेंस 546 नैनोमीटर पे।
अब इसके आगे एक ये भी हो सकता है कि टेस्ट ट्यूब वहां पे प्रिपेयर पड़ी हो, वो आपको कहीं अच्छा इसको चेक करके बताओ। अब ये आपका माइक्रो पिपेट का मैंने आपको सॉरी, जो आपके माइक्रो लैब है या जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये मैं आपको पिछले ब्लॉग के अंदर करवा चुका हूँ। आपने सिंपल करना क्या होता है, जो आपका वहां पे उन्होंने सेट करके दिया होगा आपके डिस्प्ले पे ना टेस्ट का नाम, ठीक है। अगर डिस्प्ले यूज करना नहीं आता तो ब्लॉग वन की ऑसपी वीडियो में देख लेना, वैसे वो आपको सेट करके देंगे, वहां पे डिस्प्ले में सब आया होगा, उधर आपको शो हो रहा होगा मयर जीरो सबसे पहले, ठीक है। इसी तरह जो आपने अपनी जो टेस्ट ट्यूब बनाई होगी जो ब्लैंक वाली होगी, ठीक है, जीरो के अंदर आपने क्या करना है, अपनी ये देखो मयर जीरो आ रहा था, आपने अपनी ब्लैंक वाली टेस्ट ट्यूब पकड़ी, ठीक है, जो वहां आपने स्टैंड में रखी होगी, वहां से पकड़ के आपने ये जो सिपर होगा इसके अंदर डालना है और पूरी तरह उसको अंदर डिस्पर्स करना है और पीछे वाले बटन को आपने प्रेस कर देना है। जब आप ये प्रेस कर दोगे आपका जीरो मैयर हो जाएगा, फिर वो आपको फर्दर कहेगा कि अब आप जो आपका जो आपका स्टैंडर्ड है उसको मैयर करो और फिर आप एंड पे सैंपल को मैयर करोगे। तो इसी तरीके से आपने अपने जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसमें ऑपरेट कर देना है, ठीक है। देखो 546 नैनोमीटर ऊपर सेट है, इसी तरह उन्होंने आपको सेट करके दी होगी। आ क्या रहा होगा, मैयर जीरो पहले, फिर आएगा मैयर स्टैंडर्ड, फिर आएगा मैयर सैंपल, वो कहता जाएगा, आपने करते जाना, एंड में वही मशीन रिजल्ट दे देगी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कैसे करनी है, टोटल प्रोटीन इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट, जो हमने टेस्ट वाली बनाई थी, डिवाइड बाय एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, इसको याद कर लेना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको आना चाहिए। उसके बाद नॉर्मल वैल्यू 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर। अब ना ये आपको कहीं कुछ बुक्स के अंदर 6.3 to 8.4 है, कहीं 6.6 to 8.3 है, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यू रेंज यही एग्जिस्ट करती है, अगर आपकी बुक में कोई पर्टिकुलर लिखी हुई है बेशक वो देख लेना, ये भी बता दोगे, गुड इनफ। उसके बाद इंक्रीज कब होगा और डिक्रीज कब होगा, डिहाइड्रेशन, मल्टीपल माइलोमा, इन कंडीशन में टोटल प्रोटीन इंक्रीज हो जाती है। डिक्रीज कब होती है, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, मेल न्यूट्रिशन। अच्छा, सिर्फ लिवर डिजीज किडनी डिजीज क्या हो ना, तो कुछ एग्जामिनर तो सेटिस्फाई हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, वो कहते हैं अच्छा आगे भी बताओ कौन सी लिवर डिजीज, तो दो लिवर डिजीज, एक लिवर डिजीज और एक किडनी डिजीज का मैं नाम लिखा है, ये भी याद कर लेना, सिरहोसिस ऑफ लिवर और नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी की डिजीज है, ठीक है। तो ये भी आपको आ जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास एल्ब्यूमिन कैसे मेजर करनी है। अब सेम उसी मेथड से मेजर करनी है। प्रिंसिपल क्या है, वहां अल्कलीन मीडियम था, यहाँ एसिडिक मीडियम में, वहां वो कॉपर आयन से रिएक्ट कर रही थी टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन रिएक्ट करेगा डायब्रोमो क्रिसोल ग्रीन से और क्या बनाएगा, ग्रीन कलर्ड कॉम्प्लेक्स। उसी तरह आप इसकी इंटेंसिटी चेक कर लोगे 630 नैनोमीटर के ऊपर वेवलेंथ पे, तो कितनी बेसिक बात है। अच्छा, इसका मेथड क्या है यार, सेम ही मेथड है, ठीक है। देखो आपने सबसे पहले रिएजेंट डाल दिया, बीसीजी रिएजेंट 1 मिलीलीटर 1 मिलीलीटर 1 मिलीलीटर, ब्लैक में 10 माइक्रोलीटर आपने डिस्टिल वाटर डाल दिया, स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड डाल दिया, टेस्ट में सैंपल डाल दिया। तो बिल्कुल सेम बात है, जो हम पीछे पढ़ के आए उसी तरह से तीन टेस्ट ट्यूब प्रिपेयर हो जाएंगी। तो अब मैं आपको ये तीन टेस्ट ट्यूब प्रिपेयर करना दोबारा नहीं सिखाऊंगा, माइक्रो पिपेट यूज करके, पीछे वाली बात है। उसके बाद फिर इसको मिक्स करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे 10 मिनट के लिए और 630 नैनोमीटर पे माइक्रो लैब की मदद से इसको हम मैयर कर लेंगे जैसे पहले किया था। ओके हो गया। इसकी कैलकुलेशन उसी तरह जैसे पीछे थी, इसीलिए मैंने कहा था पिछला अच्छी तरह करके आना आगे। एल्ब्यूमिन वाली भी एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट, एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, नॉर्मल वैल्यू 3.5 to 5, राइट। और उसके बाद इंक्रीज कब होगा, सेम बातें जो पीछे पड़ गया, ठीक हो गया ना। अब लास्ट हमारे पास बच जाता है ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन कैसे निकालेंगे, अच्छा बहुत इजी वे है कैलकुलेशन, टोटल प्रोटीन और एल्ब्यूमिन में से टोटल प्रोटीन में से एल्ब्यूमिन माइनस कर दोगे। अब अगर आपको प्रैक्टिकल आ जाता है कि ग्लोबुलिन करो, तो ग्लोबुलिन के लिए आप बताओगे कि पहले हम टोटल प्रोटीन मेजर करेंगे, फिर हम एल्ब्यूमिन मेजर करेंगे, और ये मेजर करने आपको आते हैं। उसके बाद हम टोटल प्रोटीन में से एल्ब्यूमिन को माइनस कर देंगे। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 2 to 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। और ये कब इंक्रीज करती है, क्रॉनिक इन्फेक्शन में, ऑटो इम्यून डिजीज में या मल्टीपल माइलोमा में। और डिक्रीज कब करती है, लिवर किडनी डिजीज या मेल न्यूट्रिशन। अच्छा, यहाँ सिरहोसिस ऑफ लिवर के अंदर जो है ना, वो याद रखना है कि ग्लोबुलिन जो है वो डिक्रीज नहीं करती, वो इंक्रीज कर जाती है। खैर आपके लेवल पे वो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यही बता दोगे ग्लोबुलिन का, क्योंकि प्रैक्टिकल ऐसा आता नहीं है। तो अगर आ जाता है भाई के हिसाब से दो दो ही वो मूवमेंट वो पूछेंगे तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। फर्दर डिटेल्स में नहीं जानते हम। उसके बाद आ जाओ एक और चीज, ऐसे ही पूछ लेंगे एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन की रेशियो क्या होती है, तो ऑब्वियसली रेशियो है कि एल्ब्यूमिन डिवाइड बाय ग्लोबुलिन होगा उसके अंदर, ठीक है। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 1.2:1 to 2:1। इंक्रीज कब करती है,
क्रॉनिक इन्फेक्शंस, ऑटो इम्यून डिजीज, मल्टीपल मायलोमा, और डिक्रीज कब करती है? लिवर डिजीज, किडनी डिजीज और मेल न्यूट्रिशन, वही जो पीछे पड़ गया हो गया। अब ना हम यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं बायोकेम के प्रैक्टिकल्स भी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने एनेटमी के स्टेशंस की तरफ, जो सबसे ज्यादा आप लोगों को तंग करते हैं। एनेटमी के 5 स्टेशंस हैं, कौन कौन से? आओ देखते जाते हैं और करते जाते हैं। सबसे पहले तो एम्ब्रियो का स्टेशन होगा, सबसे पहला होगा एम्ब्रियो और हिस्टो का। अब एम्ब्रियो के अंदर जो गिनी चुनी सी डायग्राम्स है, देखते जाओ करते जाना, ये करनी है, इन्हीं इन्हीं में से आनी है, इसमें इन्हीं में कुछ ना छोड़ना। पहली, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके देख लो आराम से। दूसरी, दिस वन, राइट, ये आपने अच्छे से करनी है। थर्ड वन, ये भी, ये सारी जो मैं बता रहा हूँ ये सारी बहुत बार रिपीट हो चुकी है और इन्हीं में से आनी है, इसके अलावा कहीं से नहीं आनी। 3 हो गई। चौथी, ये वाली आपको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद खत्म, डायग्राम खत्म। अब हम क्लिनिकल्स की तरफ जा रहे हैं, तो देखो हमने सिर्फ 4 देखी और 4 में से ही आनी है, तो आनी चाहिए ना। उसके बाद आ जाओ क्लिनिकल्स में। पोलैंड सीक्वेंस है जिसमें पेक्ट माइनर और पेक्ट मेजर का पार्ट मिसिंग होता है, ठीक है, देखो निपल इज डिस्प्लेस्ड। उसके बाद क्या है, ये आपके पास ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रून बेली सिंड्रोम है, दिस इज कंजेनिटल जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर, देखो जॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए में यहाँ आपको बेली के ऊपर रिंकल्स टाइप नजर आ रहे हैं। उसके बाद ये, ठीक है, इसमें शॉर्ट डिजिट्स होते हैं, ब्रैकिडेक्टेली, ठीक है, सेंडिक्टेली होता है, देन पॉलीडिक्टेली का मतलब है एक्स्ट्रा फिंगर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर शॉर्ट डिजिट्स, इसके अंदर क्या है, फ्यूज डिजिट्स, इसमें क्या है, एक्स्ट्रा डिजिट, ठीक है, और ये क्लेफ्ट फुट है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिजिट एम्पुटेशन, जो एमनियोटिक बैंड्स की वजह से हो जाते हैं। एमनियोटिक बैंड्स यहाँ पर आ जाते हैं और उसकी वजह से डिजिट आपको देखो यूं कटे हुए नजर आ रहे हैं, उन पे एम्पुटेशन हुई हुई है। या ये ट्रांसफर्स लिम्ब डेफिशिएंसी, अब चूंकि ये है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट चूंकि अब इतनी कम चीजें हैं तो कर ही ले तो बेहतर है ना, ऐसी है ना, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन, चाइल्ड विद यूनिलैटरल एमीलिया, ठीक है, और ये कौन सा है, फोकोमिलिया के साथ, ठीक है। देखो बाजू बिल्कुल हाथ साथ ही अटैच हुए हुए हैं बॉडी के। तो ये चीजें आपने एम्ब्रियोलॉजी के अंदर कर लेनी है, हो गई आपकी एम्ब्रियोलॉजी। हिस्टो में आ जाओ, हिस्टो में क्या देखेंगे, शॉर्ट स्लाइड्स कौन कौन सी? सबसे पहले क्या है, ये कॉम्पैक्ट बोन। अच्छा, इमूमन ना स्लाइड्स मिलती जुलती होती हैं, स्टिल अगर तो आपको पता है कि जहां आप जा रहे हो उस इंस्टीट्यूशन की स्लाइड्स या आपके इंस्टीट्यूशन की स्लाइड्स वहां पे पिछले ब्लॉग के अंदर आई हैं, तो वही देख लेना, ठीक है। वरना ये जो मैंने बताई है यूनिवर्सल है, हर जगह तकरीबन ऐसी ही स्लाइड होती है। तो ये कॉम्पैक्ट बोन है, थोड़ी बहुत डिफरेंस आ जाता है स्टेनिंग वेनिंग का। ये है स्पॉन्जी बोन। अब इसके पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन देख लो, इजी वाले करने होते हैं ना हमने, हम मुश्किल को नहीं देखते जिस तरह से वो लिखे होते हैं। कॉम्पैक्ट बोन में हेवरजियन सिस्टम है, यहाँ पर नहीं है। अच्छा, कॉम्पैक्ट बोन में इंटरस्टिशियल लेमेला है, यहाँ पे बोनी ट्रेबिकुला है। बहुत इजी, बहुत बेसिक चीजें किया करो याद हॉस्पी के लिए, इस किस्म के आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स। ये क्या है, मसल है। ये क्या है, ये भी मसल है। ये क्या है, ये भी मसल है। तो कौन कौन सा है, ये स्केलेटल है, ये कार्डियक है, और ये स्मूथ है, ठीक है। देखो स्मूथ मसल की अब आप शेप देखो, अलग आपको नजर आ रही है, कार्डियक की शेप आपको अलग नजर आ रही है, स्केलेटल में आपको अलग शेप नजर आ रही है। तो इसमें कोई भी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट बना के इसको कर लेना कर, ठीक है, जैसे भी दिल जाता है। कोई भी ऐसे वो होती है ना छोटी छोटी चीज से, जिस तरह हम की पॉइंट बना लेते हैं कि ये है इसमें अंदर, इस तरह का बना लो, जो जिसको पसंद आता है। पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, स्केलेटल मसल में आप बता दोगे कि मैम या सर इसके अंदर जो फाइबर है वो इलोंगेटेड है, कार्डियक में बता दोगे कि इलोंगेटेड है विद ब्रांचिंग, लाजमी बता देना। और स्मूथ में बता दोगे स्पिंडल शेप्ड है। और क्या बता देना, और बता देना स्ट्रिएशंस, कह देना इसमें स्ट्रिएशंस हैं, इसमें भी हैं, इसमें नहीं है, काफी होगा। नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास आखिरी 4 स्लाइड्स रह गई। ये आपके पास कार्टिलेजेस हैं, ये 2 हाइलीन कार्टिलेज हैं, ठीक है। ये हमारे पास फिब्रो कार्टिलेज है और ये इलास्टिक कार्टिलेज है। देखो हाइलीन कार्टिलेज जो है उसमें आपने याद रखना है कि जो मैट्रिक्स होगा, और हाइलीन कोस्टल कार्टिलेज ये है, हाइलीन आर्टिकुलर कार्टिलेज ये है। इन दोनों के अंदर जो मैट्रिक्स होगा वो होमोजीनियस होगा। यहाँ पे गलती से लोगो आ गया है, ये भी होमोजीनियस होगा, ठीक है। तो आप पहला क्या पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन करा दोगे कि मैट्रिक्स इसका होमोजीनियस है। इसमें क्या कहोगे कि मैट्रिक्स में इलास्टिक फाइबर्स हैं, और इसमें क्या कहोगे कि मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर्स हैं। मैं गलती से ऑपोजिट कर गया था, ये इलास्टिक कार्टिलेज है, ये फाइब्रो कार्टिलेज है, ठीक है। और क्या बताओगे, इसमें पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है, पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट, पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट। मोर देन इनफ, 2 ही पूछते हैं, दोनों आ गए आपको।
उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेशन नंबर 2। अब स्टेशन नंबर 2, बोन से रिलेटेड आपको क्या क्या आ सकता है। सबसे पहली चीज, साइड डिटर्मिनेशन आपको आनी चाहिए। अब ये साइड डिटर्मिनेशन वैसे कैसे आती है? साइड डिटर्मिनेशन आती है अगर आपने बोन को खुद पकड़ा हो। जब तक आप बोन को खुद ना पकड़ो, साइड डिटर्मिनेशन बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो प्रेफरेबल तो यही है कि जिनके अभी लेट है ऑस्पी के अंदर, ठीक है, वो एक बार अपने कॉलेज चले जाओ, उसको एक एक बार बोन्स को, या अगर किया हुआ बेस्ट है, लेकिन एक बार खुद, बहुत इजी चीज होती है। यूट्यूब पे आप सिंपल सर्च करोगे साइड डिटर्मिनेशन, आपको 30 सेकंड की शॉर्ट रील मिल जाएगी। आप उससे साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हो, लेकिन वो सही तरह नहीं होती, आपको आनी चाहिए। बट अगर ऑप्शन नहीं है तो बोन का नेम लिखो। बोन्स आपकी सीधी सीधी सी बोन्स है, कौन कौन सी है? ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, स्कैपुला है, क्लेविकल है। ठीक है ना, आपको पता है लोअर लिम्ब की भी इसी तरह से फीमर है, टिबिया है, फिबुला है, और उसके अलावा आपकी हिप बोन है। तो इन बोन्स की आपको साइड डिटर्मिनेशन आनी चाहिए। अगर तो जाके कर सकते हो, बोन्स हैं पास, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे 30-30 सेकंड की रील देखते जाना, बोन्स के नाम डाल के, हो जाएगा। बहुत ईजी है। बोन मार्किंग्स, बोन मार्किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर लिम्ब की बोन मार्किंग्स की वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, चैनल पे पड़ी है। लोअर लिम्ब की भी दे देता हूँ, चैनल पे पड़ी है, उसको देख लेना। राइट, अच्छी तरह करना। उसके बाद आ जाता है मसल अटैचमेंट। अच्छा, मसल अटैचमेंट का ना एक नंबर का, मैं मैक्सिमम एक, मैक्सिमम दो, लाइक 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आना होता है। और ये बहुत मुश्किल होता है, आपको भी पता है। अगर आप स्नेल की डायग्राम से देखो, बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती, इतने मसल्स हो रहे होते हैं। तो मेन आपने ये थ्योरी में चीजें पढ़ी होती हैं, ओरिजिन इंसर्शन, लेकिन आप भूल गए होते हो मसल्स की। बोन्स की मार्किंग्स जब आपको आ जाती है ना, उसके बाद आपने थ्योरेटिकली उनके जो स्नेल्स में टेबल गिवन है ना, देखो आपको अब पता है कि आपकी बोन पे ये मार्क कौन सा है। आपको पता है ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है। अब आपको एक मसल है, आपने उसके ओरिजिन में पढ़ा हुआ है कि यहाँ ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी से ओरिजिनेट करता है। तो जब वहां आपसे वो पूछेंगे कि बताओ ये पॉइंट है, अब उस पॉइंट का भी आपको पता होगा कि यार ये पॉइंट तो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है। और जब आपने वो थ्योरी वाले टेबल्स याद किए होंगे तो आपको उन मसल का भी पता होगा। तो बजाय मसल्स को उनके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो देख के कि मार्किंग्स कहाँ है, उस तरह से करने के, बोन मार्किंग्स देख लो, उन्हें अच्छी तरह कर लो। और उसके बाद जो स्नेल में आपके टेबल्स गिवन है ना, उनको कर लो मसल वाले जिनके अंदर ओरिजिन इंसर्शन गिवन है, अगर करना है तो। ठीक है, अगर टाइम नहीं है तो 1-2 नंबर का आता है और मुश्किल होता है तो छोड़ भी सकते हो, ऐसा सच कोई इशू इसमें नहीं है। हाँ, अगर किसी डिस्टिंक्शन के माइंडसेट से है वो, तो जरूर करें। नेक्स्ट ही जॉइंट्स में क्या करना है। जॉइंट्स के अंदर स्नेल से अपनी डायग्राम देख लेना। स्नेल में अपर लिम्ब के जॉइंट्स का भी पोर्शन है, लोअर लिम्ब के जॉइंट्स का भी पोर्शन है। उधर से जॉइंट्स की डायग्राम्स में सिर्फ लिगामेंट्स देखने हैं। क्या देखने हैं? सिर्फ लिगामेंट्स देखने हैं। ओके हो गया। तो स्नेल की आपने जॉइंट्स की वहां से देख लेनी है। अपनी स्नेल ओपन करो, उसके अंदर जॉइंट्स वाली पिक्स देख लो। डन हो गया। अब ये हमारा स्टेशन 1 हो चुका था, एम्ब्रियो हिस्टो वाला। 2 के अंदर बोन और जॉइंट्स आने हैं, हो गया। स्टेशन नंबर 3 में क्या आने हैं? रेडियोग्राफ्स। कहाँ से करने हैं? आपकी स्नेल के पीछे लिखे हैं, कोई और नहीं करना। अब मैं यहाँ पे आपको लगा देता, मेरी वीडियो लंबी हो जाती। लेकिन आप अपनी स्नेल खोलो, उसमें से करो, वो ज्यादा अच्छा होता है, बजाय इसके कि आप अपने स्क्रीन पे देखो, आप अपनी बुक पे देखो उसको। आपकी अपर लिम्ब के रेडियोग्राफ्स वहां पे प्रेजेंट है, लोअर लिम्ब के रेडियोग्राफ्स वहां प्रेजेंट है। सिर्फ 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 स्नेल वाले करने हैं। ठीक है, और रेडियोग्राफ्स ही करने हैं। वो एंड पे जो एमआरआईज होती हैं वो मत करने लग जाना, ठीक है, या सरफेस मार्किंग वगैरह वहां से कुछ भी नहीं करना। सिर्फ रेडियोग्राफ्स। अपर लिम्ब के एंड पे आएगा 4-5 है, लोअर लिम्ब के एंड पे भी 4-5 है, कर लेना। उसके बाद 4 नंबर का आपका रेडियोग्राफ आ जाएगा। 4 नंबर की आएगी सरफेस मार्किंग। सरफेस मार्किंग कैसे करनी है? सरफेस मार्किंग के दो हल होते हैं। एक तो हल ये होता है आप वीडियो देखो यूट्यूब से, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इजी हल ये है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे दूंगा, उसमें एक पीडीएफ मौजूद है। उस पीडीएफ से सारे पढ़ लेना। उसमें पीडीएफ के अंदर आपके पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं कि पहला पॉइंट कहाँ लगाएंगे, दूसरा पॉइंट कहाँ लगाएंगे, और उसके अंदर पिक्चर्स भी बनी हुई हैं। अब आता क्या है, या तो एग्जामिनर बैठा होता है, वो सब्जेक्ट बैठा होता है, कहते हैं इस पे करके दिखाओ, या कहते हैं अपने खुद पे करके दिखाओ। अमूमन अपर लिम्ब के आते हैं। हाँ, अगर लोअर लिम्ब के आए तो मॉडल पे भी आ सकते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट अपर लिम्ब के होते हैं। तो लोअर लिम्ब बेशक छोड़ देना, मतलब ना छोड़ना, लेकिन अगर कुछ छोड़ना है, पूरी सरफेस मार्किंग मत छोड़ना, लोअर लिम्ब छोड़ देना, अपर लिम्ब लाजमी करके जाना। ठीक है,
उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सरफेस मार्किंग हो गई, आपका रेडियोग्राफ हो गया, आपका स्टेशन 3 भी हो गया। स्टेशन नंबर 4 अपर लिम्ब सॉफ्ट टिश्यूज। अब आपको ये कौन सी है सॉफ्ट टिश्यूज, कौन से हैं मॉडल्स के अंदर, जिस तरह वो आ जाते हैं आपके मसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैसे आएंगे, इस तरह की पिक आएगी, आपको याद रखना। मॉडल नहीं आएगा, मॉडल स्नेल की पिक भी नहीं आएगी। 95% यही चांस है, 99% बल्कि, इस तरह के मॉडल की पिक्स आएंगी। और आपने अब ये आपको मॉडल्स आते होंगे तो ये आपके लिए इजी होंगी। अच्छा, अगर किसी को मॉडल्स अच्छी तरह नहीं आते, उसको रिवीजन करनी है या मॉडल लगता है भूल जाते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में ही आपको, या उसके पास इस तरह की पिक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप मॉडल तो आप लाइव देख रहे होते हो ना, और उसके बाद वहां पे क्या आ जाती है मॉडल की पिक्स। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक भी दे रहा हूँ, ठीक है, उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लो, उसके अंदर इसी तरह के मॉडल्स पड़े हैं। आप उधर एक एक मसल पे एक पे टैप करते जाओगे, मतलब पिक्स ही है एक तरह से, ऑब्वियसली वो 3D पिक्स है। तो आप एक मसल पे टैप करोगे, आपको उसका नाम आ जाएगा, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने मसल्स कर लेने हैं और मेन मेन वेन्स और आर्टरीज, ठीक है, मेन वेन्स आर्टरीज बस, ठीक है, जिस तरह जो ये ऊपर ऊपर आपको नजर आ रही है ना, उस पीडीएफ उस ऐप से आपके अपर लिम्ब के भी हो जाएंगे, लोअर लिम्ब के भी। तो एक स्टेशन पे आपको ऐसे अपर लिम्ब की 2 पिक्स पड़ी होंगी या 3, एक हैंड की अलग से उन्होंने जूम करके रखी होगी मॉडल की, ठीक है, एक शोल्डर रीजन की रखी होगी इस तरह से, या एक पूरे आर्म की रखी होगी, और इसी तरह से लोअर लिम्ब का स्टेशन 5 लोअर लिम्ब के सॉफ्ट टिश्यू की होगी और पड़ी होगी। तो इस तरह से अगर आप ये सारी चीजें, अब देखो मैं कुछ चीजें मैंने आपको यहाँ बता दी, जो आपने कर ली, बायोकेम हो गई, आपकी फिजियो हो गई, हिस्टो हो गई, एम्ब्रियो हो गई, ठीक है। आप उसके अलावा जो आपकी बोन्स हैं उसकी सरफेस मार्किंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दिए, ठीक है, उसके मैंने आपको वीडियोस बता दिए। और मैंने आपको जो आपके सरफेस मार्किंग की पीडीएफ है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और मैंने आपको आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज, आपने जो मॉडल्स की पिक्स हैं लेबल्ड अनलेबल्ड, जिससे आपका इजीली हो जाएगा, वो ऐप भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से कर लो। मोर देन इनफ है, आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा, एनाटॉमी फिजियो बायोकेम वुड बी डन। जो बच्चे डिस्टिंक्शन प्लान कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, जिनके थ्योरी में अच्छे मार्क्स हैं, जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है, वो एक बार यूं किया करो कि किसी अपने फ्रेंड ग्रुप के अंदर, अपने क्लास ग्रुप में मैसेज कर दिया करो कि पास्ट ऑस्पी भेज दे एनेटमी के हाथ तौर पे। उस 1-2 साल की पास्ट ऑस्पी किसी ना किसी के पास क्लास में लाजमी होता है, पीडीएफ भेज देता है। उस पास्ट ऑस्पी की आप ये किया करो कि एक बार उसको ओवरव्यू कर लिया करो, ठीक है, उसको एक बार उससे आइडिया आपको हो जाता है फर्दर मजीद अच्छा। लाइक चूंकि वो ऑस्पी अमूमन उसके आंसर्स नहीं वहाँ पे होते, ठीक है, वो पिक्सिक्स ही होती हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ मुझे ये पास्ट आती है, और उसी तरह की आपकी ये होती है, ठीक है। तो जिनको तसल्ली करनी है, अपनी कॉन्फिडेंट होना है, वो एक बार पास्ट ऑस्पी भी देख जाया करो, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो, डर वगैरह खत्म हो जाता है। So that was all about block 2 of speed. Thank you very much.